नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अब से 2 घंटे पहले कम से कम 3 या 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं, बड़े अहम जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे और इस वक्त NDMA के चेयरमैन जो हैं, उन्होंने एक बहुत अहम प्रेस ब्रीफिंग की। इस प्रेस ब्रीफिंग में प्लानिंग के मिनिस्टर असद उमर साहब भी मौजूद थे। कैबिनेट मेंबर जो हैं हेल्थ के हवाले से डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा भी मौजूद थे। इसमें इंफॉर्मेशन की एडवाइज़र जो हैं डिफेक्टो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है जनाब डॉक्टर फिरदौस आशिक एवान साहबा भी थी और NDMA के चेयरमैन डॉक्टर जनरल अफजल जो हैं वो भी इस ब्रीफिंग में शामिल थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस ब्रीफिंग में सबसे अहम जो ऐलान था, जो सबसे मीनिंगफुल ऐलान था, वो रिलीजियस अफेयर के मिनिस्टर जनाब नूरुल हक कादरी साहब का था, जहाँ उन्होंने ये बताया कि तमाम तर सुलह मशवरे के बाद, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी ने बहुत अहम रोल प्ले किया, प्राइम मिनिस्टर ने बहुत रोल प्ले किया, एक कंसेंसस डेवलप कर गया है तमाम रिलीजियस जो फ़िक़ा हैं उनके साथ कि मसाजिद में जो बड़ी कॉन्ग्रीगेशन होंगी, जो इज्तिमा होंगे वो नहीं होंगे और लोगों को ये हदायत की जा रही है, लोगों को ये बताया जा रहा है कि वो अपने घर से नमाज, इबादत, फ़र्ज़ जो है वो अपने घर से अदा कर सकते हैं। मसाजिद को बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन लोगों को ये बताया जा रहा है कि आप अपने घर से इबादत कर सकते हैं। ये एक ऐसी सूरत हाल थी कोरोना वायरस के चैलेंज के बाद जिसकी तरफ मैंने अपने प्रोग्राम्स में एक से ज़्यादा दफ़ा ये इशू मैंने उठाया, इसकी तरफ मैंने तवज्जो दिलाई। गुज़श्ता हफ़्ते जुम्मे के दिन जब वज़ीर आज़म के साथ 8 टेलीविज़न एंकर्स की मुलाकात थी, वहाँ भी मैंने सवाल उठाया और वज़ीर आज़म ने उसका उस वक़्त जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। इससे पहले मैं अपने टेलीविज़न प्रोग्राम्स में बात उठा चुका हूँ, ब्लॉग्स में बात उठा चुका था, मैंने कई दफ़ा इस पर ट्वीट भी किया कि ये एक बहुत बड़ा वाज़े शिगाफ था पाकिस्तान की कोरोना फाइटिंग स्ट्रेटजी में। और मुझे बहुत खुशी है कि आज हुकूमत पाकिस्तान ने इस शिगाफ को बंद करने के लिए वाज़े तौर पर इक़दाम उठाए हैं। ये इक़दाम शायद हम पाकिस्तान में ना उठा सकते अगर बरादर मुस्लिम ममालिक जो हैं, ख़ास करके सऊदी अरब, फिर तुर्की, फिर मलेशिया, फिर मुत्तहिदा अरब इमारात, मलेशिया और बहुत से और ममालिक जो हैं हमसे पहले ये इक़दाम ना उठा सके होते। और ये इक़दाम जो हैं उन ममालिक में अब से 2-2, 3-3, 4-4 हफ़्ते पहले उठा लिए गए थे। हमें उससे बहुत फ़ायदा हुआ, वरना हम शायद ये इक़दाम ना उठा सकते। और यही वजह है कि नूरुल हक कादरी साहब ने इन अल्फाज में दुनिया में जो इक़दाम उठाए गए मुस्लिम ममालिक में उनकी तरफ उन्होंने इशारा किया, उसकी उन्होंने वजाहत भी की। उसे ज़रा सुन लेते हैं। अल-अज़हर का भी फतवा आया है जो कि मसाजिद में बड़े बड़े इज्तिमात को रोकने के हवाले से, हरमैन शरीफैन के अइम्मा की तरफ से फतवा आया है, इमारात फतवा कौंसल की तरफ से फतवा आया है, नजफ़ अशरफ और कुम के हौज़ा इल्मी के और मराकज़ के फतवा आए हैं। इस दौरान तुर्की, मिस्र, सऊदीया, कतर, बहरीन, कुवैत, ईरान, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया और मोरक्को, उन्होंने ये 21 मार्च की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद के अपडेट्स और भी बहुत सारे ममालिक हैं जिन्होंने अपने मसाजिद को बड़े बड़े इज्तिमात के लिए उन्होंने बंद कर दी। हाँ, मसाजिद के अंदर महदूद अंदाज में जो है वो जमात अंदर होती है, लेकिन इवन के मक्का मुकर्रमा 3 दिन से मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और रियाद सिटीज़ को मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया है। नाज़रीन, शायद हमें ये इक़दाम कुछ हफ़्ते पहले उठा लेने चाहिए थे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ मकामात पे इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ भी हैं। पाकिस्तान की अफवाज मुख्तलिफ़ जगहों पे कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी में भी रोल प्ले कर रही हैं। तो पाकिस्तान अब मुकम्मल तौर पे हमें गेयर्ड नज़र आता है कोरोना के चैलेंज का मुकाबला करने के लिए। अगर एक तरफ ये है तो दूसरी तरफ जो है वो ये भी है, एक सवाल उठ रहा है कि हुकूमत और अपोजिशन का दरमियान क्या बाहमी ताउन जो है वो उस किस्म का है जैसा कि होना चाहिए। हमने कल इसी चीज़ से मैं बात का आगाज़ भी करना चाहूँगा। हमने देखा कि किस तरह शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जो हैं उस वीडियो कॉन्फ्रेंस को छोड़ के चले गए, जिसमें जब वज़ीर आज़म उठे तो वो भी नाराज़ होकर वहाँ से चले गए। और आज हमने एक बहुत ही दिलचस्प सीन देखा कि हुकूमत सिंध ने, जो अली बाबा ग्रुप ने चीन से पाकिस्तान के लिए मास्क, एड और डिफरेंट चीज़ें भिजवाई हैं, भिजवाई तो उन्होंने NDMA के लिए हैं, फेडरल गवर्नमेंट के लिए हैं, लेकिन सिंध की हुकूमत ने अपना हिसाब किताब कराची में ही कर लिया और कहा कि 2 लाख मास्क हमारे हैं, बाकी 3 लाख मास्क जो है फेडरल गवर्नमेंट और बाकी सूबों के लिए उन्होंने वहीं से हिसाब कर लिया। तो खासी बचकाना सी सूरत हाल थी, लेकिन क्या कोऑपरेशन है उस किस्म की जिस किस्म की होनी चाहिए? इस बुनियादी सवाल के साथ मैं अपने गेस्ट इंट्रोड्यूस करता हूँ। मुझे इस पहले हिस्से में इस प्रोग्राम के ज्वाइन कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर, आपकी जानी पहचानी शख्सियत जनाब फवाद चौधरी साहब, वेरी वार्म वेलकम टू हिम। और मुझे शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा जो कि रहनुमा है, मुस्लिम लीग की सीनियर रहनुमा है, लाहौर से मेंबर नेशनल असम्बली हैं, मुझे लाहौर से फ़ोन लाइन के ऊपर ज्वाइन कर रही हैं। वेरी वार्म वेलकम टू बोथ माई गेस्ट।
फवाद चौधरी साहब, बल्कि मेरा ख्याल है शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा से पूछना चाहिए। शाइस्ता, क्या आप समझती हैं कि अपोजिशन उस किस्म का ताउन और कोऑपरेशन वफाकी हुकूमत को और सूबाई हुकूमतों को दे पा रही है जिस किस्म का ताउन उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए इस किस्म की एक कुदरती आफत और वबा का मुकाबला करने के लिए जो इस वक्त हमें दरपेश? थैंक यू मोहित, आपने मुझे लिया लाइन पे। देखें, मैं इस वक्त एक बात कहूँगी कि ऑपोजिशन बिल्कुल गेड है और ऑपोजिशन ने अपना हाथ भी बढ़ाया और सपोर्ट का, और क्योंकि ये एक नेशनल इशू है, ये हमारा या पीटीआई का या पीपल्स पार्टी का इशू नहीं है, इसमें तमाम पूरा पाकिस्तान मुलव्विस है और हमें उनकी बेहतरी के लिए सोचना होगा। तो मियाँ शहबाज शरीफ जैसे ही फ्लाइट्स बंद होने का उन्होंने सुना, वो फौरन बावजूद इसके कि उनके भाई की प्रोसीजर होने वाला है, वो वापस वतन आए और उन्होंने हुकूमत की तरफ हाथ बढ़ाया। लेकिन मुझे अफसोस, बहुत अफसोस, मैं सीरियसली इस वक्त इस ब्लेम गेम में पढ़ना नहीं चाहती। मैं ना ये इम्प्रेशन देना चाहती हूँ कि ऑपोजिशन और हुकूमत एक सफ़े पे, एक पेज पे नहीं है, लेकिन आपने देखा कि देखें वो शख्स जिसने नेशनल सिक्योरिटी की भी, अगर आपको याद हो, मीटिंग हुई थी पार्लियामेंट में और वो उसमें भी एक कुर्सी सिर्फ खाली थी और वो थी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की। उन्होंने उस वक्त भी मुनासिब नहीं समझा था कि वो अपोजिशन के साथ बैठें, लेकिन मेरा ख्याल था कि मौजूदा हालात में जब हमें एक पेज पे होना चाहिए और एक पैगाम देना है हमें कि हम एक साथ खड़े, उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने वही अपनी ईगो का और मेरा ख्याल मैं का इतना बड़ा मसला है उनके साथ कि उन्होंने उस वक्त भी लेकिन शहबाज शरीफ साहब का एब्रप्टली उठ के चले जाने से तो ऑप्टिक्स, वो मैसेज तो नहीं गया ना शाइस्ता, जो मैसेज आप कहती हैं कि देना चाहते हैं कि वो एब्रप्टली उठ के चले गए। प्राइम मिनिस्टर की तो स्केड्यूल मीटिंग थी। नहीं, प्लीज मेरी बात सुने। उनको 1:30 बजे उन्होंने कहा है, मुझे पता चल गया, 1 से 12:30 बजे पता चल गया। और मेरी बात बताएं, मुझे ये बताएं मोहित, मुझे ये बताएं कि इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या बात हो सकती थी कि उस वक्त अगर मिलकर बैठकर एक होकर हम एक कोई लहनाए अमल बना लेते, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरा ख्याल है कोई चीज नहीं थी। उनको अपनी वीडियो गैलरी में भी नजर आ रहा होगा कि कौन कौन मौजूद है, लेकिन उनका मसला है, हमें ये समझना होगा, ही इज नॉट विलिंग टू टेक एनीबॉडी अलोंग। वो एक जो कहते हैं ना कि सिंगल हैंडेडली वो काम करना चाहते हैं, इसीलिए उनपे क्रिटिसिज्म हो रही है। मोहित देखें, अगर मिलकर कोई प्लान बनाए तो उनके ऊपर क्रिटिसिज्म, चले मुझे फवाद चौधरी को, जी फवाद, क्रिटिसिज्म भी कम आएगी। फवाद चौधरी मेरा भाई है, लेकिन इससे पूछें कि शहबाज शरीफ आ चुके हैं, ये तो कहते थे वो आएंगे ही नहीं, इनसे इसका भी मुझे जवाब ले दें। जी फवाद चौधरी। देखिए, पहली बात तो ये है कि शाइस्ता बीबी तो ऐसे कह रही हैं जैसे शहबाज शरीफ नहीं को कैप्टन सेफगार्ड आ गए हैं पाकिस्तान में, जो कि उनके साथ बड़े मामला हमारे होना बड़ा जरूरी है। और अगर शहबाज शरीफ ने पता नहीं 3 महीनों में कोरोना में PhD की है यूके में, कि उनके बगैर मामला हमारे जो है वो आगे नहीं चलने, कुछ ऐसा नहीं है। जितनी उनकी इल्म है, जितनी उनकी इम्पोर्टेंस है, उसके मुताबिक उनकी बात सुनी भी जा रही है, उसके मुताबिक जो है उनको देखा भी गया है। पहली बात तो ये है कि उनसे तो पूछना था कि वो गारंटी दे के गए थे कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, तो पहले तो उनसे ये पूछें कि वो नवाज शरीफ छोड़ के किधर आ गए हैं। आप तो उनको भी वापस लेके आए और जो उनके मामलात हैं वो अपने तय करें। और इस तरह के जो मामलात हैं, अपोजिशन अपनी पॉलिटिक्स कर रही है, उनको पॉलिटिक्स अपनी करने का हक है। और लोगों को भी पता है जो इस वक्त पाकिस्तान की जो अगर क्राइसिस है, अगर हमारा इस वक्त, तो उसमें बहुत बड़ा हिस्सा तो नहीं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, PMLN के लोगों का है, जो इतना अरसा मुल्क से चिमटे रहे हैं। एक हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जिसके ऊपर आपको रिलाई कर सकें, और हर चीज़ जो है आपको शुरू से करना पड़ी है। तो इन लोगों से किसके ऊपर आपने मशवरा लेना है? इसके ऊपर इस मशवरा लेना है कि हेल्थ कैसे हम ठीक करें। 30 साल रहे हैं, उन्होंने क्या किया है हेल्थ में? तो जितनी उनकी इंपॉर्टेंस है, जितना गया उनको उतना दे रहे हैं। ये भी मेरे ख्याल में स्पीकर साहब ने तो ओवरडू ही किया कि जाके कि जनाब शहबाज शरीफ साहब जो अभी घर भी नहीं पहुंचे, तो हमने कहा जी आके हमें मशवरे दे दें, आपने क्या किया है। उन्होंने अगर कुछ करना होता तो अपने दौर में करते, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। लिहाजा इस वक्त जो सिचुएशन है, ये एग्जीक्यूटिव डिसीजंस हैं। सारे जो चीफ मिनिस्टर्स हैं और प्राइम मिनिस्टर, NCC कमेटी है, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी,
उसमें वो बैठते हैं, उसमें तमाम इदारों की नुमाइंदगी है। जो मुराद अली शाह है वो पोजीशन के चीफ मिनिस्टर हैं, जाम कमाल भी शाइस्ता की तरफ आने PTI दीजिए, शाइस्ता वो की तरफ आने बैठते हैं। दीजिए, शाइस्ता की तरफ आने दीजिए मुझे। शाइस्ता, ये जो जी ये तो फवाद चौधरी सही कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब कोई साइंसदान तो है नहीं, कोई बहुत बड़े मेडिकल डॉक्टर नहीं है, नोबेल लॉरिएट नहीं है इन्फेक्शियस डिजीज़ के, तो वो किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? ऐसी क्या चीज़ में कमी है जो शहबाज शरीफ साहब अपने मशवरों के ज़रिए या अपनी कोई ख़ास उनकी स्पेशल इंसाइट्स हैं जिसके ज़रिए वो कोरोना के चैलेंज में कोई वाज़े कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं? वो क्या है चीज़ जो वो करना चाहते हैं? देखिए, वो क्या कंट्रीब्यूशन है, वो मैं ये बीमारियों को कंपेयर नहीं कर रही, डेंगू को और मैं कोरोना को कंपेयर नहीं कर रही, बट हाउ वी मूव फॉरवर्ड, किस तरह हमने तमाम अदारों को इन्वॉल्व किया, किस तरह हमने तमाम एट द फेडरल लेवल, एट द प्रोविंशियल लेवल, किस तरह लोगों को इन्वॉल्व किया, किस तरह सबको साथ लेकर चले, किस तरह स्ट्रेटेजी बनाई, किस तरह वे फॉरवर्ड किया, किस तरह प्लानिंग की कि सामान किस तरह कहाँ पहुंचे। नहीं, ये कब की आप डेंगू के खिलाफ कह रही हैं? जब सीएम थे, जब शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर? जी जब अब देखें, हमारे पास हमें 3 महीने का टाइम मोईद मिला था जब हमारे इर्द गिर्द नेबर्स में एक तूफान आया हुआ था। वी हैड 3 months टाइम टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स इस वबा से बचने के लिए। हम मुझे बताएं कि उस दौरान क्या हमने प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया, क्या हमने उस तूफान जो आने वाला था उसकी हमने कोई तैयारी की? उन 3 महीनों में हमारी क्या प्रेपरेशन थी? अल्लाह माफ करे, हमने तो ताफ्तान जैसे कत्ल गाहें बनाई, हमने वहां जो कुछ किया वो सामने है। अगर आज मेरे भाई में हौसला और हिम्मत है तो मानना चाहिए कि वो वफाक की एक बहुत बड़ी ये तो आप कमजोरियां, ये तो आप मिसमैनेजमेंट की तरफ इशारा कर रही हैं। मेरा सवाल तो ये कि शहबाज शरीफ साहब के पास क्या ऐसी स्पेशल चीज है कि वो इन कमजोरियों को ठीक कर सकते हैं? अब मिसमैनेजमेंट तो है ही पाकिस्तान। मोईद, मैं सिर्फ ये बताना, मेरी बात सुने मोईद, टेक्निकल नो हाउ की बात नहीं है इस वक्त, हाउ यू मैनेज ए डिजीज ये है। इस वक्त आप उसकी प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, इस वक्त आप उसको बचाओ किस तरह कर सकते हैं, इस वक्त आप प्राइवेट वो बता सकते हैं शहबाज शरीफ साहब। बिल्कुल, उन्होंने एक काम किया है उस तरह, वो आप उनकी गाइडेंस लें। इस वक्त क्यों सारा पाकिस्तान शहबाज शरीफ को याद कर रहा है, क्यों कर रहा है मोईद? आप मुझे बताएं, कोई तो वजह होगी। अच्छा फवाद चौधरी साहब, शहबाज शरीफ साहब को मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा इंसाइट्स हैं जो हुकूमत के पास नहीं है। बिल्कुल नहीं है, दे आर इनकेपेबल एंड दे डोंट हैव। जो आपने कहा कि उनके पास क्या है, तो शहबाज शरीफ साहब के पास फुर्तियां हैं। वो आप देख लें, वो उनके पास पानी आ जाता था, उसमें वो कोट पहन के पहुंच जाते थे, ओवरकोट पहन के पहुंच जाते थे। इस किस्म की मेरा शाइस्ता बीबी का ख्याल है कि फुर्तियां चाहिए इस वक्त भी। तो ठीक है, एक जरूरत है, हमें जरूरत है। बात यह है, हमारा प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल कंफ्यूज है ना कि गवर्नमेंट जरा एक मिनट जो खामोश होकर दूसरे की बात सुनेंगी ना, फिर आपको समझ आएगी, फिर आपको जवाब देने में आसानी होगी। अगर इस तरह मुसलसल बोलता जाए ना बंदा, तो दूसरे की समझ नहीं आती, फिर वो आप अपना भी जवाब नहीं दे पाती। और अगर सुने बगैर बात करनी है, खैर जो कर ही रही हैं आप, तो आप करती रहे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरीके से ये इन्होंने कहा ना कि 3 महीने थे, तो आप देखिए कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में कहाँ खड़ा है, इटली के मुकाबले में, यूरोप के मुकाबले में, अमेरिका के मुकाबले में। और जो इस वक्त यहाँ पे पाकिस्तान की सिचुएशन है उसको आप कैसे कंपेयर करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड से? हमारा जो गलती है, जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत की और हमारी PTI की एज अ होल जो हमारी गलती हुई है, वो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी में गलती हुई है। अदरवाइज आज मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हुकूमत ने जिस किस्म का रिस्पॉन्स दिया है, पाकिस्तान की हुकूमत ने एक इतनी बड़ा जो चैलेंज है उसको जिस तरह से लिया है, वो तो मिसाल है। मसलन आप देखिए कि जिस अमेरिका में और पाकिस्तान में एक ही दिन में तकरीबन जो है वो पहली इसमें जो केस है वो हुआ था। आज अमेरिका की फिगर्स देख लीजिए कहाँ के ऊपर खड़ी हैं, पाकिस्तान की फिगर्स देख लीजिए कहाँ के ऊपर खड़ी हैं। और मेरा ख्याल है कि एक ओवरऑल जो रिस्पॉन्स है गवर्नमेंट का, और उसमें चारों प्रोविंशियल गवर्नमेंट शामिल है, ये मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ वफाकी हुकूमत का, चारों प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का वो बहुत हद तक अच्छा है। अमेरिका में इंटरनेशनल ट्रैफिक भी तो बहुत ज्यादा है। मैं एक बात अमेरिका में इंटरनेशनल ट्रैफिक की तो बहुत ज्यादा है। 100 मिलियन लोग उनके सिर्फ एयरपोर्ट्स पे हर महीने
मोहित मैं एक बात करना नहीं, पूछना हमारा प्रॉब्लम जो पोरस बॉर्डर्स है ना, हमारे अफगानिस्तान से हमारा पोरस बॉर्डर है, ईरान से हमारा पोरस बॉर्डर है, जिस किस्म की ट्रैफिक हमारे यहाँ है, अमेरिका वगैरह तो उसका सोच भी नहीं सकते, उनकी तो कम से कम क्लोज बॉर्डर्स हैं सिवाय मैक्सिको के, वो भी अब जब से ट्रम्प साहब आए उन्होंने वहां पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस कर लिया। तो हमारे वसाइल भी अमेरिका के मुकाबले के नहीं है, हमारे हॉस्पिटल्स, हमारा वो सिक्योरिटी का निजाम भी उनके बराबर का नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आई थिंक गवर्नमेंट हैज डन रादर वेल और उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए मेरा ख्याल है तमाम गवर्नमेंट के लोगों को, जिस तरीके से उन्होंने इसके ऊपर क्विक एक्शन किया। मोहित मेरा योर क्विक कमेंट बिफोर द ब्रेक, क्यों नहीं कर पा रहे इसको? मैं मोहित एक सवाल करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है, उसमें से मुझे बता दें कि इन्होंने कितने लोगों के टेस्ट किए जो जिसमें से जो रिजल्ट आया। देखें हमारे मुल्क में तो टेस्ट ही नहीं हुए, हमें ये ही नहीं पता कि हम सबके टेस्ट क्यों करने हैं? आप जानते हैं जो लोग आर होके हॉस्पिटल पहुंचे उनके ऊपर टेस्ट, तो बर्तानिया में तो आप टेस्ट करा ही नहीं सकते जब तक आप हॉस्पिटलाइज ना हो, अमेरिका में आप टेस्ट करा ही नहीं सकते जब तक आप हॉस्पिटलाइज ना हो। एक तो आपको पता कोई नहीं होता ना, आप आके जाके कमेंट कर देती हैं यहाँ पे 10 करोड़ लोगों के अपना जाके आप टेस्ट लेना शुरू कर देंगे। नहीं, आप मेरी बात सुनाएं, लोगों में आगाही कितनी है। अब आपको जो डिस्कवर हो रहे हैं इतनी आबादी में, आप मेरी बताएं कि सहूलत कितने लोगों को है, कौन पहुंचा है डॉक्टर तक? टेस्टिंग नहीं कराते बीबी, आपको पता नहीं है, पहले चेक करें ना टेस्टिंग। मुझे ब्रेक लेनी है शाइस्ता साहिबा, फवाद चौधरी साहब, मुझे ब्रेक लेनी है, मुझे ब्रेक लेने दीजिए। ये दिलचस्प है, ये सवाल ये इंपॉर्टेंट है, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक, मेरे साथ हैं जनाब फवाद चौधरी साहब, मेरे साथ हैं शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा। और अगर मैं शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा की तरफ आऊँ, शाइस्ता साहिबा अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि अमली तौर पर आपकी जमात PMLN और अपोजिशन क्या कर सकती है कि इस क्राइसिस को मैनेज करने में हुकूमत को मदद मिले? फॉर इंस्टेंस आपकी जमात कंसेंसस पैदा करने में कि मसाजिद को, जो मजहबी जगह हैं, जो श्राइन्स हैं, जो मज़ार हैं, उन्हें वक्ती तौर पे बंद करने की ज़रूरत है, वहाँ बड़ी कॉन्ग्रीगेशंस ना हो, उस पर अपोजिशन जमातें अगर हुकूमत को कंसेंसस बना के देती तो हुकूमत को मदद मिलती, बिकॉज ये एक ऐसा स्टेप था जिसमें हुकूमत को बड़ी देर लगी है, चूँकि हमारे माशरे में इस किस्म के इस तरह की एक सोच है जिसकी वजह से हुकूमत इस पर बोल्ड डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकी। लेकिन इस पर आपने भी कोई रोल नहीं प्ले किया, इस पर आप मदद कर सकते थे, अभी मजीद क्या कर सकते हैं? देखें मेरी बात सुने, ये देर आया दुरुस्त आया वाली बात है, लेकिन जिस तरह ये हर मामले में हुकूमत आपको एक कंफ्यूजन का शिकार नजर आती है। देखें मेरे सामने मैंने ये डॉन अखबार उठाया है, इसमें कई दिनों से ये चल रहा है कि घर में ठहरने पर शहीद जैसा अजर व सवाब, और हुजूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स ताउन ज़दा, मतलब देखिए ना, मैं यही तो कह रहा हूँ। देखिए डॉन अखबार कह रहा था, हम भी अपने टीवी प्रोग्राम्स में कह रहे थे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने, आपकी जमात के किसी लीडर ने, किसी सियासी लीडर ने यह नहीं कहा। अल्टीमेटली हुकूमत ने खुद कंसेंसस पर, मैं ये कह रहा हूं, आपने तो नहीं किया, आपकी जमात ने तो कोई रोल नहीं प्ले किया। मेरी बात सुने, यही तो मेन इश्यूज हैं जिन पर हुकूमत को और ऑपोजिशन को बैठना चाहिए था। अगर ये पहले बैठ जाते तो ये बहुत पहले फैसला हो जाना था। देखें ये इकट्ठे बैठ के होता है, अभी भी मेरा भाई जो है बैठ के हंस रहा है, और इससे ये पूछें कि ये कंसेंसस लेने के लिए इस सीरियस इशू पे इन्होंने अपना हाथ बढ़ाया। देखिए रियासत में और गवर्नमेंट में होने का इनका फर्ज बनता था कि ये ऑपोजिशन को इनवाइट करते और उनको बिठा के कहते कि ये बहुत बड़ा मसला है, ये इमीडिएटली फैसले होने चाहिए। और अभी भी ये ऑपोजिशन के साथ नहीं बैठ रहे मोहित, इनको कुछ बैठ के फैसले करने होंगे। देखिए जो लॉकडाउन है, अब मेरी एक बात सुने, जो आपने मेरे भाई ने कहा कि हम मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूं कि वो क्या फैसले हैं जो हुकूमत को करने में आप मदद कर सकते हैं, वो मैं पूछ रहा हूं ना बार बार आपसे, वो क्या चीजें हैं? मतलब एक मैंने एग्जांपल दी है जिसमें किसी ने मदद नहीं की हुकूमत की। देखें इसलिए कि हुकूमत हमारी बात हमें बुला रही है, हमसे सुन रही है। देखें मुईद, एक बात और मैं आपको बताऊं जो इनको फैसला करना चाहिए, पब्लिक पोजीशन लेनी थी ना। पब्लिक पोजीशन तो देखिए किस तरह हम, इस पे लोग डरते थे ना पब्लिक पोजीशन लेने में। डॉन अखबार ने लिए, हमने लिए, लेकिन सियासतदानों ने नहीं ली। मैं ये कह रहा हूं, डरते हैं ना लोग, घबराते हैं ना, सवाल भी पूछते हैं, जवाब नहीं दे सकते इस चीज का। मेरी बात तो हुकूमत ने बोल्ड पोजीशन ले लिए। मुईद ये फैसला इकट्ठे बैठ के होता। आपको याद है कि PMLN के साथ क्या हुआ था फैजाबाद में, किस चीज को उठाया गया था? ये वो फैसले जो तमाम जमातों को एक साथ बैठ के लेने चाहिए थे।
यही तो वो चीजें हैं जो मैं आपको कह रही हूँ ठीक। कि आप क्यों किसी एक को वो अच्छा, करते हैं चले। वो आपको। और अभी भी मैं आपको एक बात बता दूं जो इन्हें फवाद लेना चौधरी साहब, होगा। आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि ऑपोजिशन अगर किस ये तरह से हुकूमत की मदद कर सकती है? ऑपोजिशन कहती है मदद करना चाहते हैं, हुकूमत हमसे मदद ले नहीं रही, तो आज किस हम तरह से 10,000 ऑपोजिशन जो है ये पीएमएलएन मदद कर सकती है हुकूमत? मोहित, आज 10,000 किट्स दी है ना हॉस्पिटल है कि हमारे यहाँ जो अपोजिशन का रोल है ना, फ्रैंकली अभी इनको पता ही नहीं कि अपोजिशन का मतलब क्या होता है। पूरी दुनिया में मिसाल के तौर के ऊपर अभी आप देखें अमेरिका में क्या हो रहा है। अमेरिका में एक इकोनॉमिक पैकेज आया है जो कांग्रेस ने अप्रूव करना है। अब उसमें जो रिपब्लिकन्स हैं उन्होंने अपनी एक पूरे जो है वो किताबों की किताबें लिखी हैं, वहां पे वो बैठते हैं, वहां पे वो एक बड़ा माइन्यूटली डिस्कशन होती है, उसमें माहिरीन शामिल किए जाते हैं, वो अपनी ऑल्टरनेट अपनी एक स्ट्रेटजी पेश करते हैं। हमारे यहाँ अपोजिशन ऐसे रोजाना सुबह अखबार में खबर लगाने के लिए आ जाती है, जैसे अभी आपने गुफ्तगू सुनी है अपनी शाइस्ता बीबी की, ना कोई सब्सटेंस होता है ना कोई बात होती है, बट टीवी पे बैठ टाइम ज़ाया करना होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि या तो आपका कोई इतनी हो ना कि कोई आपकी बात तब सुनी जाती है जब आप कोई सब्सटेंटिव कंट्रीब्यूशन कर सके। हमारे यहाँ जब भी गवर्नमेंट्स आती हैं फ्रैंकली अपोजिशन में, हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज के स्ट्रक्चर्स का प्रॉब्लम है। ये भी नहीं कहता कि यही अपोजिशन का प्रॉब्लम है। पॉलिटिकल पार्टी ऑल्टरनेटिव वहां पे उनकी थिंकिंग होती कोई नहीं है, लिहाजा गवर्नमेंट के जो इदारे होते हैं वही इनपुट देते हैं, उसके ऊपर जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिसीज बनाती हैं। अब इसके ऊपर अगर जो अपोजिशन अगर सीरियस होती है या इनका कोई अपना होता तो पहले ही अपनी एक इंटरनल पार्टी मीटिंग करते। और आपने तो बहुत ही जबरदस्त बात कर दी है कि जो असल में एक पॉलिटिकल सपोर्ट गवर्नमेंट को चाहिए या जिसके ऊपर आप एक बात कर सकते थे, वो तो ये था कि आप क्या समझते हैं इस वक्त मजहबी इज्तिमात के ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है, इस वक्त जो मसाजिद हैं उनके ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है। आप देखिएगा जो कन्वीनियंट है उसके ऊपर वो खामोश है, उसके ऊपर उनकी कोई ओपिनियन नहीं है, बिकॉज वो चाहते हैं हुकूमत और वो आपस में लड़े, हम दरमियान में फायदा उठाएं। इसी तरह से जो तमाम अपोजिशन हमारे यहाँ होती है उसकी अपोजिशन की एक ही कोशिश होती है हमेशा, और इनकी जो है बेसिकली यही कोशिश है कि किसी तरीके से कुछ ऐसी सिचुएशन बने, फौज की गवर्नमेंट की लड़ाई हो उसके दरमियान, या अपना मौलवी साहिबान की गवर्नमेंट की लड़ाई हो या मीडिया की उनकी लड़ाई हो, और हम उसमें से फायदा उठा लें। बाकी तो देखें ना आए बाएं हैं, और आपने जो बातें की हैं उसका कोई जवाब उनके पास नहीं है। मोहित, मुझे मेरी बात सुने, मतलब दे रिफ्यूज। अच्छा जी शायद इसका मतलब है कि ये ऑपोजिशन के साथ नहीं बैठेंगे। मुझे अपने भाई की बातों से तो लगा है कि वो नहीं बैठाएंगे ऑपोजिशन को अपने साथ। और बैठने से मतलब क्या है? कोई चाय पीनी है तो आप आ जाए। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स रो रहे हैं कि उनके पास किट्स नहीं है। आज शहबाज शरीफ ने 10,000 किट्स हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड की हैं। जो काम इनका था वो ऑपोजिशन कर रही है, और अगर ये अभी भी फील करते हैं कि ऑपोजिशन को नहीं बैठना, लेकिन शायद साहब ये तो अब से थोड़ी देर पहले चेयरमैन एनडीए में बता रहे थे कि कितनी किट्स इंपोर्ट हुई हैं, कितनी किट डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, तो इदारे ने डिस्ट्रीब्यूट कर रही है ना, उन्होंने सारी डिटेल दी है अब से 2 घंटे पहले। मोहित, वो तो टेस्टिंग किट्स भी आई थी, वो कहाँ गई सारी टेस्टिंग किट्स? या शौकत खानम चली गई? कहाँ चली गई वो टेस्टिंग किट्स जो पहले आई थी? सामान तो आता है लेकिन कहाँ चला जाता है, लोगों तक तो नहीं पहुंचता। और मैंने आपसे एक बात कही थी, शौकत खानम में मुझे पूछकर बता दें कि जो हमारे लोग हैं, जैसे अगर एक डिस्कवर हुआ, एक फ्लाइट से आया, वो उसको मिला, वो कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया, उसको इन्होंने ट्रैक डाउन किया, देखा वो कहाँ गया, किससे मिला, क्योंकि हमारे यहाँ तो टेस्टिंग हो ही नहीं रही। जो पेशेंट पॉजिटिव होता है उस पेशेंट के आप लोगों को कॉन्टेक्ट्स को ट्रेस डाउन करते हैं कि नहीं करते? मुझे ये बताएं, व्हाट इज योर सिस्टम ऑफ ट्रेसिंग? आप शायद साहब ये समझती हैं कि आप ये समझती हैं कि गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी के पास इतना बड़ा मैकेनिज्म हो सकता है कि जो चंद हजार लोग यानी अगर अभी तो मतलब जो डायग्नोज हुए हैं 1000 समथिंग, क्या उनसे मसलसल इंटरव्यूज के जरिए ये मालूम करे हुकूमत कि वो गुज़िश्ता 15 दिन में किस किस को मिले? इस किस्म का आप समझ रही है मैकेनिज्म होना चाहिए? इतना बड़ा मैकेनिज्म हो सकता है गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी के पास? वो तो एक प्लेस है, वो तो मोबाइल फोन से ट्रैक होता है, और जिसके साथ उनका इंटरेक्शन है उनका जो है वो टेस्ट किया जाता है। लेकिन जो ये कह रही है ना, जो शाइस्ता बीबी कह रही है, मैं कह रही हूँ देख के पता चल फैमिली को और उसके बाद वो उनका सिम्टम जो है वो किया जाए, वो मुमकिन नहीं। इनकी कोई अलहदा जो है कोई एक्सरे की सलाहियत हो, इनमें तो अलहदा बात है, वरना पता नहीं चलता। जिस तरह से आपने कहा है
कि नज़ला जुकाम भी हो जाए तो उसमें भी कोई ये जरूरत बात नहीं है, को जब गलत तक लेके प्रॉपर जा रहे हैं। सिम्टम्स ना आए आप उस वक्त देखें तक ना, जरूरत नहीं, या तो फिर ये फैसला कि करिए ट्रैवल कि हिस्ट्री इन्होंने हो या कोई बोलते ऐसे रहना है। आप समझे आप करा मुझे लें बताएं कि ये उनकी फैमिली को भी नहीं कर सकते शाइस्ता, टेस्ट। आप ये कह रही हैं कि हुकूमत लोगों को फोर्स करे, आप ये कह रही हैं कि हुकूमत पाकिस्तान लोगों को टेस्टिंग के लिए फोर्स करे, बाकी सारी दुनिया में भी कोई हुकूमत ऐसा कर नहीं रही है। एक्चुअली नहीं मोहित, नहीं, लोग आ रहे हैं सामने, बता रहे हैं कि मुझे शक है, मैं मिला था। मेरी बात सुने, आप वो पेशेंट जो आपको मिलता है, क्या आप उसकी फैमिली आपकी को बात भी नहीं करेंगे? सुने, आप उसकी फैमिली को भी नहीं करेंगे? आप उसकी फैमिली को भी नहीं करेंगे जो पेशेंट मिलता है? आपको याद होगा कि सीबीएस के जो फैमिली क्या प्रेसिडेंट ट्रंप लेकिन ने एक सीबीएस सवाल है के ना, मुझे रिपोर्टर को जो डांटा था वो इसी किस्म की डिस्कशन थी। कौन सा ऐसा मरीज जिनको मालूम है जिसकी फैमिली का टेस्ट नहीं हुआ या जिससे कांटेक्ट हुआ उसको करवा देते हैं? अभी मुझे बता दें जो इनको पता है कि नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रही, जो लास्ट वर्ड शायद था, मुझे फिर ब्रेक लेनी है, मुझे खत्म करना है। मैं सिर्फ एक बात मोहित कह रही हूँ कि हमारे लोग, हम किस तरह फील करें कि हमने कोई इक़दामात भी नहीं उठाए, हमने कुछ किया भी नहीं, और यहाँ पे टेस्टिंग भी नहीं हो रही, यहाँ पे पता भी नहीं चल रहा, और हम बिल्कुल महफूज हैं। हम अल्लाह का फजल, अल्लाह का करम है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के सब अल्लाह करे सब खैरियत से हो। मेरी तो दिल से दुआ है कि अल्लाह करे सब खैर हो, और जो फवाद चौधरी, बहुत शुक्रिया शाइस्ता परवेज मलिक साहब, फवाद चौधरी साहब का भी बहुत शुक्रिया, मेरे दोनों मेहमानों का, पीटीआई के लीडर, मिनिस्टर, दूसरी तरफ से सीनियर रहनुमा पीएमएलएन की। मकसद इसका था इस पूरी डिस्कशन का कि दुनिया भर में कोरोना पे सियासत तो थोड़ी बहुत हो ही रही है, लेकिन तासुर यह है कि पाकिस्तान में सियासत बहुत ज़्यादा हो रही है और एक मीनिंगफुल इंगेजमेंट जो है हुकूमत और अपोजिशन में नहीं हो पा रही है। फैसला इसमें आपका ही है, यही डिस्कशन है। डिस्कशन के अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे जनाब रेवेन्यू मिनिस्टर से, हमाद अजहर साहब से, ये समझने के लिए कि डॉलर की जो भी इतनी ज़्यादा उड़ान आई है, डॉलर इस वक्त आज 166 रुपये का अंदाज़न जो है वो बंद हुआ है, इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं, किस किस्म के चैलेंजेस हैं बिज़नेस के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, आम शहरी के लिए, और हुकूमत क्या कर पाएगी, इस हवाले से बात करेंगे हमाद अजहर से एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। जैसा कि वक्फे से पहले मैंने कहा कि मुझे ब्रेक के बाद ज्वाइन कर सकेंगे फेडरल मिनिस्टर फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स, पहले मैंने गलत कह दिया था, फेडरल मिनिस्टर फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स जनाब हमाद अजहर साहब जो है वो मेरे साथ हैं। हमाद अजहर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हमाद अजहर साहब, आपको जो हमने ज़हमत दी है, थैंक यू सो मच कि इतने शॉर्ट नोटिस पे आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा इशू जो हमारे सामने आ रहा है, जिसके बारे में हमारा ये प्रोग्राम भी, हमारा चैनल भी बड़ा कंसर्न है कि डॉलर में जो गुज़िश्ता 3 दिन में उसमें 155-56 से डॉलर उठ के चला गया है, उसमें तकरीबन 10 या 11 रुपये का इजाफा हो गया डॉलर की कीमत में। ऑलमोस्ट 166 रुपये का आज करेंसी मार्केट्स में डॉलर बंद हुआ है। इसका जो इम्पैक्ट है डॉलर का मेडिसिन्स के ऊपर, एसेंशियल आइटम्स पे, तमाम चीज़ों पे, फ्यूचर इंटरेस्ट रेट्स पे इसका एक इम्पैक्ट हो सकता है। जहां स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 225 बेसिस पॉइंट्स की कमी की, 13.25 से कम करके 11% पे लाए थे, और बिजनेस कम्युनिटी को तवक्को थी कि ये 9% पे आ सकेगा। इन सब चीज़ों पे क्या असर होगा डॉलर का, और हुकूमत इसे कैसे देख रही? बहुत शुक्रिया मोहित साहब। देखें, जो इस वक्त डॉलर है वो बहुत सारे मुल्कों में उनकी जो करेंसियां हैं, थाई बात जो है, इंडियन रुपी, मलेशियन रिंगिट, टर्किश लीरा, साउथ कोरियन वॉन, पाउंड स्टर्लिंग, रशियन रूबल, ये सब जो हैं डॉलर के मुकाबले में इनमें डिप्रीसिएशन आई है, और जितना पाकिस्तानी रुपी डिप्रीसिएट हुआ है इससे ज़्यादा डिप्रीसिएशन आई है, क्योंकि जाहिर है कि जब एक पैनिक की फिजा होती है तो लोग डॉलर की तरफ रजू करते हैं आर्जी तौर के ऊपर, ये समझते हैं कि शायद वो सेफ करेंसी है, और फिर जब वो पैनिक की फिजा खत्म हो जाती है तो वो करेंसी दोबारा अपने अपने रेट्स पे वापस आ जाती हैं। तो कुछ ऐसी हमें फिजा पाकिस्तान में भी मेरा ख्याल है सेलिंग प्रेशर, यानी हुकूमत ये समझ रही है कि लोग डॉलर की तरफ पैनिक से जा रहे हैं, उसको सेफ करेंसी समझ रहे हैं। बिकॉज हमें बिजनेस कम्युनिटी ने ये बताया कि चूंकि एक्सपोर्ट्स में बड़ी तेजी से कमी आ रही है, डॉलर कैंसिल हो गए हैं यूरोपियन यूनियन से, अमेरिका से, तो चूंकि एक्सपोर्ट से $2 बिलियन हर महीने आने थे, चूंकि वो पैसे अगले 1-2 महीने तक आते नजर नहीं आ रहे, तो करेंसी मार्केट ये देख रही है कि डॉलर के ऊपर पुल होगा। देखिए, वो तो जब मंथ एंड में डेटा आएगा तो फिर कोई बात की जा सकती है। जब एक्सपोर्ट्स में कमी बिल्कुल नजर आ रही है कि ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं, इंपोर्ट्स में भी ऑन द अदर हैंड कमी जो है वो नजर आ रही है, ये भी मैं आपको बताता चलूँ। तो इसका नेट इफेक्ट क्या होएगा ये तो मंथ एंड पे जब डेटा होएगा, क्योंकि ये एक रीसेंट फिनोमेना शुरू हुआ है एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर्स की कैंसिलेशन का। ये हफ्ता 10 दिन पहले से ये शुरू हुआ है। उससे पहले जब हमारी बात हुई थी तो उस वक्त तक इतना ज्यादा एक्सपोर्टर्स जो थे वो प्रेशर में नहीं थे। तो दिस इज अ डेवलपिंग सिचुएशन, इसको हम बहरहाल मॉनिटर कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे मार्केट सेटल होएंगी
और ये पैनिक की फिजा थोड़ी बेहतर होती है तो ये करेंसी मार्केट्स भी वापस नॉर्मलिटी पे रिटर्न कर जाएंगे। यानी दो चीजें मुझे पता चल रही, एक तो है कि आपकी हुकूमत की आपकी मिनिस्ट्री जो है वो ये नहीं समझती कि ये एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स की कैंसलेशन से करेंसी मार्केट रिएक्ट कर रही है, ये एक पैनिक इफेक्ट भी हो सकता है, ये क्लियर नहीं है कि ये क्यों कर रही है। एक तो ये, सेकेंडली अगर ये पैनिक खत्म होगा, बिकॉज ये डायग्नोसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ये समझ रहे हैं कि ये वापस भी ही डॉलर आ जाएगा, बिकॉज कम ही होता है कि डॉलर चला जाता है वापस नहीं आता बाद में। देखिए पहले भी एक 164 तक गया था, फिर 155 पे आ गया था, तो ओवरशूट ये करता है। लेकिन देखें मैं तो ये नहीं कह रहा कि एक वजह से है दूसरी वजह से नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स भी हो सकते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि डेटा की बुनियाद के ऊपर ही कोई हतमी बात की जा सकती है। रेमिटेंसेस का भी एक असर होता है, जितनी हमारी एक्सपोर्ट्स हैं उतनी तकरीबन हमारी रेमिटेंसेस से भी डॉलर इनफ्लोज होते हैं, तो उसका भी इफेक्ट हो सकता है। एक्सपोर्ट्स का हो सकता है, आपकी ओपन मार्केट के अंदर हो सकता है प्रेशर होए, डॉलर सेलिंग हो रही हो, उसका एक बैकवर्ड प्रेशर जो है हो सकता है कि वो आ रहा हो। तो ये स्टेट बैंक के पास इसका सारा डेटा की रिपोजिटरी होती है और मेरा ख्याल है कि ये वो उनकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इसको बाकायदगी से देख रही होगी। लेकिन ये एक डेवलपिंग सिचुएशन है, एक नॉवल सिचुएशन है पूरी दुनिया के लिए। इस स्टेज के ऊपर इसके ऊपर कोई हतमी बात करना मुनासिब नहीं, लेकिन ये जरूर है कि मैं समझता हूँ कि जब ये नॉर्मलिटी वापस आएगी और तो ये कुछ पैनिक की फिजा बेहतर होएगी आपके मुल्क में भी और हर जगह पे, तो ये कुछ वापस हम एक्सपेक्ट करते हैं। अच्छा, इस वक्त इसके जो मनफी असरात मुरतब होंगे, एडवर्स इफेक्ट जो होगा प्राइसेस के ऊपर, मेडिसिन की प्राइसेस के ऊपर, अशिया खुर्दनोश के ऊपर, तमाम चीज़ों पे, फ्यूल भी ज़ाहिर इफेक्ट होगा, उसके बारे में हुकूमत ने कुछ सोचा है कि ऑलरेडी कोरोना क्राइसिस में प्राइसेस ऊपर चली जाएंगी, इंटरेस्ट रेट्स का क्या होगा? जो हमारा इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज आया उसमें हमने आपने देखा कि पेट्रोल की डीजल की कीमतें जो है वो 15-15 रुपए नीचे की। सही। हालांकि इस वक्त आलमी मंडी का अगर देखें तो 5 से 10 रुपए जो थी ये कीमतों के अंदर कमी या जो थी वो आ रही थी, लेकिन हमने 15 रुपए ज्यादा टीडीएल को काट किया। नहीं, लेकिन वो तो डॉलर तो 23-25 डॉलर का है हमारे साथ मार्केट पे, तो क्रैश कर गया। 2 महीने का देखें, 2 महीने का लैग होता है ना। इस वक्त जो हमारे स्टोर्स में ऑयल पड़ा है, जो पंप्स के अंदर ऑयल बिक रहा है, ये वो ऑयल है जो 2 महीने पहले की परचेज की गई है, ये वो प्राइसेस रिफ्लेक्ट हो रही हैं। फिर उसके बाद ज्यादा जो प्राइस डिक्लाइन आई है वो पिछले 2 महीने में आई है, और अगर ये परसिस्ट करती हैं प्राइसेस तो मेरा ये ख्याल है बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन, इस डिवैल्यूएशन के बावजूद अगर ये प्राइसेस परसिस्ट करती हैं तो आगे मजीद कीमतें नीचे जा सकती हैं। तो ये तो तेल और डीजल की बात आ गई, पेट्रोल और डीजल की। जो दूसरी अशिया हैं जैसे मेडिकल इक्विपमेंट है और रोजमर्रा की अशिया, उस पर हमने टैक्सेस को भी कट किया है और उस पर 50 अरब रुपए हम यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन को भी दे रहे हैं उनकी प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए। तो एक उसका भी इफेक्ट आएगा नेगेटिव प्राइसेस की तरफ। तो अभी हतमी तौर पे ये कहना कि क्योंकि 5-10 रुपए जो है उसमें रुपए में मूवमेंट आई है तो उससे हर चीज की कीमत जो है बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ ये फैक्टर्स भी मौजूद हैं कि आपका जो इकोनॉमिक पैकेज है वो भी प्राइसेस को की तरफ से एक डिप्रेसिंग फैक्टर जो है वो लेके जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात जरूर कहूंगा, और वो ये लोगों को समझने की बात है कि ग्रोसरी स्टोर्स जो हैं, जो आपके करियाने की राशन की दुकानें हैं, ये बंद नहीं होंगी किसी लॉकडाउन के अंदर। हम ये इंश्योर करेंगे कि आपके रोजमर्रा की जो अशिया हैं वो इन दुकानों पे भी अवेलेबल रहें, और जो इंडस्ट्रीज, जो सनतें या जो एग्रीकल्चर जो ये प्रोड्यूस कर रहा है, ये सप्लाई लाइंस जो है ये चलती रहेंगे। अच्छा, लेकिन महाद साहब, जो मैंने सवाल पूछा कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद माना कुछ अर्सा पहले कि 80% पाकिस्तान की जो पल्सेस हैं, जो दालें हैं और जो पाकिस्तान का एडिबल ऑयल है वो इंपोर्ट होता है। अब जब डॉलर की प्राइस ऊपर चली गई है झटके से, तो इस इंपोर्ट का क्या होगा? क्या वहाँ गवर्नमेंट कोई कंसेशन दे पाएगी उसको मेंटेन करने के लिए? हमने ऑलरेडी देखें जो पाम ऑयल है जो इस्तेमाल होता है एडिबल ऑयल की प्रोडक्शन के लिए, उसके ऊपर हमने एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी खत्म कर दी है, और ये पल्सेस के ऊपर हमने इंपोर्ट्स के ऊपर टैक्सेस और विद होल्डिंग टैक्सेस जो है वो कम कर दी है। एडिबल जो पाम ऑयल है उसकी वैसे आलमी मंडी में भी कीमत में काफी ज्यादा कमी आई है। ये तकरीबन 20-25-30% इसकी आलमी मंडी में भी कमोडिटी की प्राइस की कीमत कम हुई है। कमोडिटी प्राइसेस भी नीचे जा रही हैं, तो ये भी एक फैक्टर है जो हमने देखना है। तो मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त क्योंकि एक डेवलपिंग सिचुएशन है, किसी एक प्रोडक्ट के बारे में हतमी तौर पे कहना है कि ये प्राइस ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, ऐसे नहीं है। कई ऐसी चीजें हैं जो सस्ती भी हो जाएंगी क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस पूरी दुनिया में नीचे की तरफ जा रही हैं। यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर जो कतारें लग गई हैं बावजूद लॉकडाउन की सूरत हाल के आटा लेने के लिए, हालांकि पहले से पता था, उसकी क्या वजह है? मतलब वो पैनिक है या आटे की कमी है कोई? यही मैं एक्चुअली यही मैं बात करना चाह रहा था कि देखें, लोगों को ये समझने की जरूरत है कि आपके जो
दुकानें हैं जहां से आपकी ज़रूरी अशिया मिलती हैं, खाने पीने की अशिया मिलती हैं, राशन का सामान मिलता है, इसको हम इंश्योर करेंगे कि ये खुली भी रहें, यहाँ पे जो माल आता है वो रवानगी से आता भी रहे। तो आप लोगों ने ये किया है कि जो नजर आ रहा है कि जिसको 1 बोरी आटे की चाहिए उसने 3 बोरियां खरीदनी शुरू कर दी हैं, जिसकी वजह से ये लाइनें भी लग गई हैं और कुछ उसकी आटे की कीमत में हमें ऊपर की तरफ रुझान नजर आया। तो ये मैं समझता हूँ गैर जरूरी है। ये लॉकडाउन के अंदर लोगों को ये समझने की जरूरत है कि ये दुकानें भी खुली रहेंगी और ये अशिया जो हैं इनकी सप्लाई भी जारी रहेगी। इसलिए दूसरे लोगों का हमें इस वक्त एहसास करना चाहिए, स्टॉक पाइल नहीं करना चाहिए, जखीरा अंदोजी नहीं करनी चाहिए और ज़रूरत के मुताबिक, मुनासिब ज़रूरत के मुताबिक आप जो है सामान जो है वो दुकान से परचेज करें, तो आपको ये लाइनें भी नहीं नजर आएंगी। और सो बुनियादी तो पे कमी नहीं है। अच्छा, मूविंग टू अनदर इंपॉर्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चन, हमाद अजहर साहब, आज ही ऐलान किया गया है कि पाकिस्तान विल बोरो मोर फॉर द वायरस वॉर और उस पर IMF से, वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से पाकिस्तान मजीद कर्जे लेगा। कुछ बताया है कि कितना कर्जा लिया जाएगा और जो वापसी है कर्जों की, जो उसकी इंस्टॉलमेंट्स होती हैं पेमेंट्स की, उसका क्या होगा? ये बेसिकली जो सबसे कंसेशनल लोन्स हैं IMF, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के, जिनका पे बैक पीरियड 25 साल या 1%, 1.5% इंटरेस्ट रेट के ऊपर, ये वो वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इस वक्त एशियन डेवलपमेंट बैंक ने और वर्ल्ड बैंक ने इंट्रोड्यूस किए हैं। अच्छा। और हम इनको ले रहे हैं, और ये हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें कोरोना से जो रिस्पॉन्स के लिए इक्विपमेंट चाहिए, जिसमें से बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट होनी है, कोरोना से रिस्पॉन्स के लिए जो हमें सप्लाईज चाहिए, उनकी परचेज के लिए फिलहाल तो ये फाइनेंसिंग अरेंज की जा रही है ये पहले फेज के अंदर। और ये तकरीबन जो एडिशनल फाइनेंसिंग है, ये $600 मिलियन हम एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक से लेंगे और कोई $1 से $1.5 अरब के दरमियान IMF से हम रजू कर रहे हैं। आपने कहा कि 20-25 साल का, यानी IMF का जो कर्जा हमारा 20-25 साल वाला है या जल्दी वापस करना है हमने? IMF के कर्जे की तफसीलात अभी मेरे पास मौजूद नहीं। एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक जो है उसकी तफसीलात हैं, और वो ये लॉन्ग ड्यूरेशन का ही कर्जा है, 20-25 साल वाला है और 1 से 1.5% इंटरेस्ट वाला। लेकिन IMF का तो मैंने पढ़ा है कि ये एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो है, जिसमें हमने $6 बिलियन लिए हैं, ये जो $6 बिलियन हमने लिए, ये हमें कितनी मुद्दत में वापस करने हैं? इसकी मुद्दत फर्क होती है, कोई 5 साल होती है, कोई 10 साल होती है, कोई इंटरेस्ट रेट इसमें तकरीबन 3% के करीब होता है। लेकिन ये जो तफसीलात हैं, ये वक्त क्योंकि अभी हम इनको नेगोशिएट कर रहे हैं कि IMF की कौन सी विंडो में से ये फंड्स लिए जाते हैं, उनकी भी कंसेशनल विंडोज और लंबे अरसे की विंडोज जो हैं वो अवेलेबल होती हैं। तो वो जैसे तफसीलात आएंगी हम बिल्कुल सामने लेके आएंगे। अभी इसकी हमने बातचीत शुरू की है उनके साथ। बहुत शुक्रिया। हमद साहब इकोनॉमिक अफेयर्स के वर्ल्ड मिनिस्टर हैं, हमें एक्सप्लेन कर रहे थे। आखिर में उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि हुकूमत यकीनी तौर पे IMF के साथ इशू उठाएगी कि हमें जो किस्तों की अदायगी है उसमें हमें रिस्केड्यूलिंग चाहिए, मोहलत चाहिए, और ऐसा हो सकेगा तो पाकिस्तान की जो डॉलर पेमेंट्स हैं उसमें पाकिस्तान पे जो प्रेशर है वो कम होगा और डॉलर की कीमत को नीचे लाने में ये चीज़ मददगार हो सकती है। आज इतना ही नाज़रीन, अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।